एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है या एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसी टॉपिक को लेकर आज हम चलेंगे। तो इसी को हम दूसरे नाम से देख लेते हैं कि इसको कहते क्या हैं कि एकाधिकार में कीमत उत्पादन संतुलन। तो एकाधिकार में कीमत उत्पादन संतुलन अर्थात एकाधिकारी संतुलन की अवस्था में कब होगा, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो एकाधिकार में कीमत उत्पादन संतुलन या एकाधिकार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, वो इसको हम देखेंगे दो दृष्टि से। एक होता है अल्पकाल में कीमत का निर्धारण और दूसरा आता है दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अल्पकाल में कीमत का निर्धारण एकाधिकार के अंतर्गत या मोनोपोली में होता कैसे है। तो अल्पकाल में कीमत निर्धारण की दो रीतियां हैं, दो तरीके हैं, दो मेथड है। पहला मेथड है, ये लिखा हुआ है कुल आय TR एंड कुल लागत TC वक्र विधि। ओके, ये है। और दूसरा जो मेथड है वो है सीमांत विश्लेषण रीति। अब बात आ रही है कि कुल आय और कुल लागत वक्र विधि के द्वारा जो एकाधिकार है और जो आदमी वस्तु बेचने का काम करता है उसे एकाधिकारी कहते हैं। तो एकाधिकारी कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा, कुल आय और कुल लागत विधि के द्वारा। इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है। इन मान्यताओं का होना जरूरी है एकाधिकार के अंतर्गत। पहली मान्यता क्या है, अकेला उत्पादक, अर्थात जो एकाधिकारी होता है वह बाजार में अपनी वस्तु को बेचने वाला अकेला उत्पादक होता है। उसकी वस्तु जैसा कोई अन्य उत्पादक मार्केट के अंदर नहीं होता है, तो अकेला उत्पादक होता है। दूसरा है स्थानापन्न वस्तु नहीं होना, अर्थात उसकी जो वस्तु है उसी के जैसे दूसरी फर्म क्या करती है, वस्तु नहीं बना सकती है। कुल मिला के कहने का अर्थ क्या है कि पूरे मार्केट में उसी की वस्तु होती है और उस जैसी वस्तु दूसरी नहीं होती है। नेक्स्ट है फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकार कब उत्पन्न होता है कि जब मार्केट के अंदर एक ही विक्रेता है, वस्तु को बेचने वाला एक ही है, एक ही उसका उत्पादन करने वाला है। यह तब संभव है कि जबकि अन्य फर्मों के आने पर क्या हो, बैन लगा हो। गवर्नमेंट का बैन लगा रखा है कि आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, इसका प्रोडक्शन जो करेंगे हम ही करेंगे, ठीक है। या किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया लाइसेंस के द्वारा या कह सकते हैं कि पेटेंट के द्वारा, तो वही उत्पादन करेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये तीन मुख्य बातें हैं कि जबकि एकाधिकार में कीमत उत्पादन संतुलन होगा तो तीन बातें क्या है, अकेला उत्पादक अर्थात वस्तु को बेचने वाला केवल वही होगा। दूसरा, जिस वस्तु को वो बेच रहा है सारे मार्केट में उस जैसी दूसरी वस्तु नहीं होगी। और अगला है फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। अन्य फर्में उस जैसी वस्तु नहीं बना सकती हैं, बना सकती हैं, मार्केट में आ सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उस पर प्रतिबंध लगा रहता है। और जब अन्य फर्में प्रवेश नहीं करेंगी तो वह अकेला उत्पादक ही होगा, ठीक है, कि वस्तु को बेचने वाला वो अकेला ही होगा। बाजार पर उसी का पूरा क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो इतनी तीन मान्यताएं ये बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना, ठीक है। और अगली बात आती है, महत्वपूर्ण बात आती है कि एकाधिकारी वस्तु उत्पादन की मात्रा और कीमत, यानी कि वस्तु उत्पादन की मात्रा अर्थात कितना उसको उत्पादन करना है और कितना उस उत्पादन की कीमत उसको तय करना है, वो दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। कि जो एकाधिकारी है वह कितना उत्पादन करता है, पहली बात तो ये हो गई। और उस उत्पादन का मूल्य क्या होगा, ये दोनों चीजें वो डिसाइड नहीं कर सकता है। वो डिसाइड क्या कर सकता है, ये कीमत ही निर्धारित कर सकता है एक, या दूसरा निर्धारित कर सकता है उत्पादन की मात्रा, क्योंकि उसे उत्पादन कितना करना है। ओके, दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे कोई एकाधिकारी है, बस उसी के सेब के बागान है माना, तो सेब की कीमत क्या कर रखी है उसकी, 200 रुपया पर केजी। मैं सेब बेचूंगा 200 रुपया प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना तय कर दिया उसने, 200 रुपया तय कर दिया। और उसने सेब का जो विक्रय है, ये जो उत्पादन कर रखा है उसका, वो 1000 केजी कर रखा है।
ये दोनों चीजें। अब वो चाहता है कि मैं 1000 केजी बेचूं और 200 रुपए के रेट से बिक जाए, ठीक है, और सारा बिक जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 200 का जो रेट है पर केजी सेब का वो ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गरीब आदमी है वो तो सेब को खरीद नहीं पाएगा, कुछ ही लोग सेब खरीद पाएंगे। ओके। और अगला क्या बात है कि सेब ऐसा नहीं कि उसने 1000 रुपया तय कर दिया और तानाशाही कर देंगे कि आपने ले लिया, आप लेंगे जरूर, तो ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि जिसने 1000 केजी है, 1000 किलोग्राम है, 1 टन है उसके पास, हो सकता है कि उसका 1 कुंतल ही बिके इस रेट पे, ठीक है। तो इसलिए वो इन दोनों को तय नहीं करेगा कि मार्केट में बैठा हूं, मेरे पास 1000 किलोग्राम क्या है, सेब हैं, 200 रुपए के रेट से बिक रहे हैं और सबने खरीद दिया। ये सब डिपेंड करेगा ग्राहक के ऊपर कि ग्राहक की परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी क्रय शक्ति कितनी है, पैसा कितना है उसके पास। जैसे मैंने बताया कि गरीब आदमी 200 रुपए पर केजी के हिसाब से सेब खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। कुछ ही ग्राहक होंगे जिनके पास क्या होगा, पैसा होगा, वही क्या कर पाएंगे, सेब खरीद पाएंगे। तो उसको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे वो डिक्लेयर कर दे भाई कि मेरे पास इतना सेब है, मार्केट में इतना है, और एक न्यूनतम प्राइस उसका होगा, और उसको सेब ज़्यादा बेचना है, सेब उसको ज़्यादा बेचना है, तो वो मांग को देखेगा कि मांग कितनी है। हाई प्राइस रहेगा तो डिमांड कम होगी, हाई प्राइस रहता, कीमत जब ज़्यादा होगी तो महंगा सेब कौन खरीदेगा, और इसी सेब की कीमत वो क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ओके। तो दोनों चीज़ों में से वो एक कर सकता है, या वो प्राइस डिक्लेयर कर दे कि हमें 200 रुपये केजी के हिसाब से बेचना है, अब जितना सेब बिकेगा उतना ही बिकेगा, ठीक है। अब वो डिमांड करता है लोगों के ऊपर कि लोग कितना खरीदते हैं, यही कर लेगा, एक काम कर लेगा। चलो, कीमत तय नहीं करता है, वो सेब का बिक रहा है, उसका लक्ष्य है कि मुझे 1000 केजी सेब बेचने हैं। ओके। 1000 सेब बेचने हैं, अब बिकते हैं, कब तक बिकते हैं, तो ये वह डिसाइड कर सकता है। ओके। पर दोनों एक साथ नहीं कर सकता है, कि ऐसा नहीं है कि मैंने इतना तय कर दिया, ये रेट है और सारा आप ले लेंगे, इस प्रकार से संभव नहीं। हाँ, फ्री में दे देता तो सब ले जाते, लोग बार बार आते, लेकिन वो फ्री में नहीं देगा, क्योंकि फ्री में देने का मतलब क्या है कि जब वो सेब बेच रहा है तो सेब की कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, अर्थात सेब फ्री में पैदा नहीं होगा, बागान लगाए जाएंगे, उसकी कॉस्ट आएगी, लेबर होगी, लैंड होगी, ठीक है, इस प्रकार से पूंजी होगा, उसका साहसी का लाभ सब जुड़ा होगा इसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो फ्री में नहीं दे सकता। कुल मिलाकर कहने का मीनिंग क्या है, महत्वपूर्ण बात, कि एकाधिकारी वस्तु की उत्पादन की मात्रा था, उसे कितना बेचना है यही तय कर सकता है। ओके। या दूसरा कीमत को तय कर सकता है, ठीक है, दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है, कि जैसे मैंने यहाँ पर सेब के उदाहरण के द्वारा आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुल आय और कुल लागत वक्र विधि के द्वारा एकाधिकारी कहाँ पर संतुलन की अवस्था में होगा, या कहाँ पर उसके प्रोडक्ट की कीमत तय होगी। तो इसको समझना है किसके द्वारा, यहाँ पे लिखा है वक्र विधि, अर्थात कर्व के द्वारा समझना है, डायग्राम के द्वारा इसको हम समझेंगे। तो लाभ की स्थिति कब होगी, देखिए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि टी आर, ठीक है, यदि बराबर टी सी है, माना यहाँ पे उसने 15 रुपये, ठीक है, लागत आ गई किसी वस्तु को बनाने की 15 रुपया, और उसको बेचकर उसने कमा दिया 15 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसको न लाभ होगा और न घाटा होगा, क्योंकि टी सी अर्थात टोटल कॉस्ट, कुल लागत वस्तु को बनाने की 15 रुपया, वस्तु बिकी 15 रुपया, तो 15 में से 15 घटा दीजिए, 0, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। तो यह सामान्य लाभ की स्थिति कहलाती है। अगला देखिए, यदि वस्तु को बनाने की लागत आ गई 25 रुपीज और वह वस्तु उसने बेच दी 50 रुपये में, तो क्या होगा, यहां पर वह लाभ की स्थिति में होगा। क्या होगा, लाभ की स्थिति में होगा कि टोटल कॉस्ट वस्तु को बनाने की 25 रुपया और वस्तु बिक गई 50 रुपया, 2 गुना उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहां पर उसको क्या मिलेगा, लाभ की स्थिति होगी। ये तो मैं आपको गणितीय भाषा में समझा रहा हूं, अभी अंकों के द्वारा समझा रहा हूं, कि जिससे आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद रेखा चित्र बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने
कर्व की सहायता से ही समझना है, लेकिन इसको भी समझिए, इसको भी समझिए। तो ये तो हो गए यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। तो इसको सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है उसको लाभ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल रहा है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि टीसी अर्थात टोटल कॉस्ट किसी वस्तु को बनाने की 25 रुपया, ठीक है। और टीआर कुल आय उसको बेचने से मिल रही है 15 रुपया। अब देखिए कि 25 रुपये तो उसने खर्च कर दिए किसी वस्तु को बनाने में और बिक गई 15 रुपये में, तो 25 ज़्यादा है ना, कॉस्ट क्या है ज़्यादा है, और उसको पैसे मिल रहे हैं 15 रुपया, तो 10 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर वह हानि की स्थिति में होगा। तो जब भी एकाधिकारी अपनी वस्तु को बेचेगा तो वह नहीं चाहेगा कि मुझे घाटा हो। सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, मैं अरबपति खरबपति हर जहाँ तक पहुँच सकते, जितने पति होते हैं उतना पति वह बनना चाहता है। ऐसा हर किसी का क्या होता है, सपना होता है। जो फर्म है, फर्म का क्या होता है, मालिक होता है, जिसे हम एकाधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो हम समझ गए तीन स्थिति, एक यहाँ पे समझ गए दो, और इसको समझ गए हम तीन अंक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे 15 15 तो बराबर हो गया, तो 15 में से 15 गया, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसको कहते हैं सामान्य लाभ। यहाँ पे लागत कम और आय उसको हो गई ज़्यादा प्राप्त, असामान्य लाभ, ठीक है। यहाँ पे वो खुश नजर आएगा, वाह जी, इसका इसी के लिए तो काम कर रहा है। अगला है टीसी कि भाई कुल लागत टोटल कॉस्ट आ गई 25 रुपये, टीआर मिला 15 रुपये, यहाँ पे उसको घाटा हो रहा है 10 रुपये, 25 में से 15 गया, 10 रुपया घाटा हो गया, तो फिर वो रोने लग जाएगा, फिर आगे उत्पादन नहीं करेगा, ठीक है। उत्पादन नहीं करेगा, उत्पादन तो लाभ के लिए ही किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास रेखा चित्र। अब रेखा चित्र पे कैसे आएगा, यहाँ देखिए हमने क्या करना है, 2 एक्सिस लेने हैं, 2 अक्ष लेने हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो अलग अलग समझा लेते हैं। पहले ले लेते हैं टी आर अर्थात कुल आय, ठीक है। और इस पे आ जाएगा हमारा आउटपुट या निर्गत जिसे कहते हैं, जिसको कोई एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी बेचने का काम कर रहा है, तो इस पे दिखाएंगे निर्गत, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी दिखाई जाएगी, और जो ये खड़ी वाली लाइन है इस पे उसकी आय टी आर को दिखाया जाएगा। तो होता क्या है कि टी आर को दिखाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। अब इसका मीनिंग भी समझेंगे। ये टी आर कर्व है, कुल आय वक्र हो गए, ठीक है, कि कुल आय वक्र हो गया। अब ऐसा क्यों जा रहा है, यहां देखिए, यहां पे समझेंगे कि माना कि उसने इतना बेचा वस्तु, तो उसको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे इतनी आय, इतना बेचने से, ओके। उसने वस्तु और बेची, ठीक है, वो Q से Q1 की ओर बढ़ा, तो उसको आय में क्या होगी, और वृद्धि होगी, Y1 हो गई। और आगे चलता है, और माना बात अब वह एक उच्चतम यहाँ पहुँचता है, और ये हो जाता है Q2, और उसकी आय बढ़कर हो जाती है Y2। तो इस प्रकार से देखें कि जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, क्वांटिटी Q से Q1 Q2 बेच रहा है, तो ऐसे ही उसकी आय बढ़ रही है, ठीक है, इस यहाँ पे। और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, अधिकतम यहाँ पर आ रहा है टी आर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि टी आर ने ढलान खाना नीचे शुरू कर दिया है, इस प्रकार से इसको नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आगे, कि यहाँ पर तो उसको अधिकतम लाभ हो रहा है कि जब वह ओ से लेकर अर्थात और Q2 तक क्वांटिटी बेच रहा है किसी वस्तु की। तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमें जैसे यहाँ बता दिया कि वस्तु 15 की बनी, 15 की बनी और 15 बेच दी, लेकिन जो एकाधिकारी है वो वस्तु को कैसे बेचेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहा है, 1 बेचा, 2 बेचा, 3 बेचा, तो किस प्रकार से उसका लाभ बढ़ रहा है। तो ये टी आर धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर की ओर, ठीक है, कि टी आर पहले धीरे धीरे तेजी से बढ़ेगा और यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और आगे वो बेचता है, माना बात यहाँ पे बेचता हो, ठीक है, इसी पॉइंट को लेते हैं। और वह यदि Q4 की ओर बढ़ता है,
तो इसको यहाँ से मिलाएंगे यदि यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो आय क्या हो जाएगी, अब नीचे की तरफ घटना शुरू हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमारा जो ये टी आर कर्व होगा इस प्रकार से जाएगा, सीधे यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए और टॉप बिंदु को छूने के बाद नीचे के ढलान पर होगा। ठीक है, कि उसके आगे यदि वो बेचता है, यदि आगे बेचता है तो उसको घाटा होगा, अर्थात टी आर घटने लग जाएगा, टोटल रेवेन्यू घट जाएगी। जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट पीक पॉइंट है, लेकिन उसके बाद इसके आगे भी बेचता है, ठीक है, तो टी आर इसके बाद डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पर उसकी आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जबकि ऑलरेडी वो पहले ले रहा है। ठीक है, तो ये घटने की स्थिति हो गई। तो इस प्रकार से आप टी आर कर्व को बना सकते हैं, टी आर कर्व को बना सकते हैं। अभी मैं रफ बता रहा हूँ आपको, रफ बता रहा हूँ, उसके बाद फिर बता दिया जाएगा कैसे बनाएगा, क्योंकि इसमें हम टी आर को बता रहे हैं। अब जो ये टी आर की जो ये इस प्रकार का कर्व गया, इसका उल्टा जाएगा टीसी का कर्व। टीसी क्योंकि लागत होती है, तो जब पहले जब टी आर बढ़ता है, पहली अवस्था अल्पकाल में कहा, जब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है तो पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ता है, दूसरी अवस्था में उत्पादन स्थिर हो जाता है। ठीक है, अर्थात जब उत्पादन होगा तो उस उत्पादन को बेचकर क्या मिलेगा, पैसा, और उस पैसे को कह रहे हैं कुल आय जो उसको प्राप्त हो रही थी। पहली अवस्था में क्या है कि जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा, ठीक है, तो उसकी टीआर बढ़ेगी। सेकेंड स्टेज में जब यहाँ बैठे पहुंचेगा वो उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो टीआर है वह मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लागत के बराबर ही रहेगा, अभी आगे देखेंगे। और उसके बाद यदि वो और आगे भी क्या करता है, उत्पादन करता है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। ठीक है, उत्पादन घटने लग जाता है, तो उसके बाद टीआर भी घटेगा। इसलिए ये ऐसा नहीं बना रखा है कि यूं गया ऊपर से, ये 3 पोजीशन को दिखा रहा है। अब अगला देखिए, ये तो टीआर बता दिया मैंने आपको, अब हम देखेंगे, ठीक है, किसको, कि जो टीसी कर्व है हमारा, कुल लागत वक्र। अब कुल लागत वक्र कैसे होगा, देखिए, कुल लागत वक्र जो होता है इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, इसके उल्टे ये, ठीक है, यू में जा रहा है तो ये क्या करेगा, यू में जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो पहले में लागत घटती है। ठीक है, लागत घटती है और टीआर बढ़ती है। दूसरी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है कि जब उत्पत्ति समता नियम लागू होता है तो जितना उत्पादन होता है उतनी उसकी कॉस्ट आती है। ओके, भले हम इसको बाद में आई में चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है तो जब यदि वो और वस्तु को उत्पादन शुरू करेगा तो उसकी लागत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पहले टीसी अर्थात लागत का ह्रास होता है, लागत में कमी होती है, फिर लागत स्थिर हो जाती है और उसके आगे लागत बढ़ना शुरू कर देती है। ओके, तो इस प्रकार से ये अलग अलग बता दी मैंने आपको कि टीआर ऐसा बनता है और टीसी ऐसा बनता है। अब इसके बाद हम अब इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। दोनों रेखा चित्र हमने अलग अलग समझ लिए, टीआर का भी और टीसी का। अब दोनों को एक साथ हम यहाँ पे लेंगे, तो कैसे लेना है, सेम ऐसे जैसे कि यहाँ से आप क्या करेंगे, एक टीसी कर्व ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक टीआर, जिसको मैं टीसी कह रहा हूँ, टीसी नहीं कहना उसको, उसको कहना है ये टीआर कर्व है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये इससे नीचे भी जा सकता है, यदि और सुंदर बनाना है कोई बात नहीं है, चलेगा। इतना तो हमने कर दिया। अब इसका उल्टा बनाना है आपने, कौन सा, कि दूसरा वाला जिसके मैं बात कर रहा था, ये हमारा टीसी कर्व हो गया। ओके, पहला तो हमने बनाना है टीआर और उसका उल्टा इस प्रकार से जाएगा ये टीसी। अब दोनों हमारे इसी रेखा चित्र पे आएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर और यहाँ पर ये टीसी की रेखा है और जो ऊपर जा रहा है ये टीआर की रेखा है। और यहाँ पे भी देखिए कि टीआर नीचे और उसके ऊपर आ गया यहाँ पे टीसी, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे टीसी और टीआर दोनों बराबर हो गए और यहाँ पर भी वही स्थिति है कि टीआर और टीसी बराबर हो गए। अब अंक में समझ लेते हैं कि यहाँ पे कि टीसी कितना है भाई, टीसी हमारा है 17 रुपये कॉस्ट, और टीआर कितना प्राप्त हुआ, 17 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है, बराबर हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकाधिकारी है उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस दोनों स्थितियां आ रही है।
ना उसको लाभ हो रहा है और ना हानि की स्थिति हो रही है। ओके, कि जैसे कि हमने यहाँ बता दिया आपको कि दोनों अर्थात पैसा भी उतना ही कमाया जा रहा है और वस्तु और खर्चा भी उतना ही हो रहा है। तो दोनों में यदि दोनों को घटा लें तो किसी प्रकार का भी घाटा उसको नज़र नहीं आता है। जैसे 17 में से 17 गया, 17 में 17 गया, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इन दोनों जगहों पे ओनली। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने M और इसका नाम रख दिया हमने N। ओके जी, अब इसको यहाँ से नीचे लेते हैं और यहाँ पे माना बात वो कितना उत्पादन कर रहा है, O से लेकर Q क्वांटिटी का कर रहा है और यहाँ से इसको लेते हैं नीचे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Q3। ठीक है, अभी ये वक्र नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी, अब ये A और A अर्थात M और N पॉइंट पर जो एकाधिकारी है वह सामान्य लाभ की स्थिति में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर TR और TC दोनों बराबर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया। अब देखिए, इससे पहले अर्थात ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये है आपकी TR की लाइन, तो TR की लाइन क्या होगी? नीचे और TC हो गया ज्यादा, अर्थात TC कितना हो रहा है? माना बात TC हो रहा है 20 रुपया और TR कितना हो रहा है? 15 रुपया। तो इससे पहले यदि इससे पहले ये इधर की तरफ ठीक है उत्पादन दिखाएगा या आय कमाएगा तो उसको घाटा होगा, क्योंकि ये लागत ज्यादा है और जो ये TR का कर्व है इसके नीचे है। जब TR का कर्व नीचे होगा और TC का ऊपर होगा टोटल कॉस्ट का, तो ये घाटे की स्थिति दिखाएगा। अर्थात Q से पहले उत्पादन करेगा तो एकाधिकारी को घाटा होगा। ओके, और ऐसा ही यहां पर भी होगा। यदि वो Q3 से आगे क्या करता है, वस्तु बेचता है, तो उसको रेवेन्यू देखेंगे ये इधर नीचे को आ गया, अर्थात कुल आय की रेखा नीचे आ गई और लागत की रेखा ऊपर चली गई। तो लागत की रेखा ऊपर जाने का मीनिंग है कि लागत ज्यादा आ रही है और उसको आय कम प्राप्त हो रही है। तो यदि वो Q3 से ज्यादा क्या करता है, निर्गत या आउटपुट बेचता है तो उसको घाटा होगा। ठीक है, और यहाँ Q से पहले या M से पहले यदि वह वस्तु को बेचता है तो वो घाटे की स्थिति में होगा। तो लाभ कहां पे होगा उसको? अब लाभ की जो पोजीशन है, अब यहां से आगे देखिए कि TR वक्र तो चला गया ऊपर और TC का कर्व आ गया नीचे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां से लेकर लगातार और इससे पहले उसको या उसकी TR बढ़ रही है, कुल आय बढ़ रही है, लेकिन उसकी तुलना में ये जो वक्र है TC का ये नीचे है। तो इसका मतलब है कि लागत कम है, TR ज्यादा है, अर्थात कुल आय ज्यादा प्राप्त हो रही है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, इसको यदि हम यहाँ से इधर को मिलाएं, इसको यहाँ मिलाएं, तो हर बिंदु पर उसको क्या हो रही है? पैसा ज्यादा मिल रहा है, उसको लाभ ज्यादा हो रहा है उसको। ठीक है, लेकिन लाभ की स्थिति इस पर आने के बाद यदि वो इसके आगे जैसे मैंने बताया चलेगा, माना बात यहाँ से हम इसको नीचे खींचें तो फिर घाटा हो जाएगा, या इससे पहले ही बात कर ले तो घाटा होगा। तो सबसे ज्यादा लाभ कहां पर होगा हमने इस पे देखना है। तो सबसे ज्यादा लाभ हमने देखना है कि इस रेखा और इस रेखा, क्योंकि नीचे की रेखा है तो ये TC की रेखा है। ठीक है, TC, और ये ऊपर की रेखा है TR की रेखा। तो इन दोनों के अंतर को देखना है। ठीक है, दोनों का अंतर जहां पर सबसे ज्यादा होगा, दोनों का अंतर जहां पर सबसे ज्यादा होगा वहां पर एकाधिकारी को सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब नजर डालनी है हमने यहाँ बीच में। ठीक है, कि माना बात यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे नीचे खींचा मैंने। ठीक है, और ये हमारा आ गया Q1। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बेचने पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि माना बात ये बिंदु है आपका S और ये है P, तो लागत है यहाँ। ठीक है, और TR है उसकी यहाँ। तो इतना अर्थात S से लेकर P तक का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कितना प्राइस तय करेगा अपनी वस्तु का, कि जिससे वह इतना, ठीक है, कि यहाँ तक का प्राइस वह देगा, तभी जाके उसको क्या होगा? अधिकतम रेवेन्यू या कुल आय प्राप्त होगी। तो इस मेथड में क्या देखना है कि जहां पर TR और TC का अंतर सबसे ज्यादा होगा वहां पर एकाधिकार की
एकाधिकारी लाभ की स्थिति में होगा, ठीक है। और इधर से इधर मिला दिया तो इतना ज़्यादा प्राइस उसको मिल रहा है जबकि वह इतनी क्वांटिटी बेच रहा है। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि यहाँ पे भी वो लाभ की स्थिति में है, क्योंकि ये ऊपर है आय की रेखा, कुल आय की, और लागत नीचे चल रहा है। तो ये जो बीच में इतना वाला क्षेत्र पूरा है, इसमें तो लाभ में ही चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है उसको कि मैक्सिम अधिकतम लाभ कहाँ पे हो रहा है। तो अधिकतम लाभ देखेंगे कि इसकी रेखा के बीच और इस रेखा के बीच सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर है, और वो अंतर है आपका यहाँ पे कि जब वह OQ1 मात्रा को बेच रहा है तो उस समय S और P के बीच सबसे ज्यादा अंतर है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखेंगे माना बात, तो यहाँ पर क्या है, अंतर कम है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, अंतर कम है। तो इसलिए ज्यादा जहां पर अंतर होगा TR और TC कुल मिलाकर क्या होना चाहिए कि TR ग्रेटर देन TC, अर्थात कुल आय जो है वो कुल लागत से अधिक होनी चाहिए। तो कुल मिला के एकाधिकारी जो यहाँ पर अधिकतम लाभ की स्थिति में है, OP प्राइस जो यहाँ पे लिखा है, या OQ क्वांटिटी बेचकर कितना लाभ उसको मिल रहा है, यहां से लेकर और इतना लाभ उसको मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कुल आय और कुल लागत वक्र विधि के द्वारा एकाधिकार के अंतर्गत कैसे कीमत निर्धारित होती है या उसको ज्यादा लाभ कहां पे प्राप्त होता है, मैंने ये बताया। ओके, ये हमारा रेखा चित्र एकदम से कैसे हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, इतना भी समझा दिया। अब यहाँ पे रेखा चित्र देखिए, ये फाइनली रेखा चित्र वही वाला है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें जगह जगह लिखी हैं। तो ये है एकदम से हमारा फेयर रेखा चित्र। तो जहां पर हमने कहा ये M और N पॉइंट पर TR और TC बराबर है और यहां पर भी बराबर है, तो इसको अर्थात M और N जो पॉइंट है इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स। और इन दोनों बिंदु पर, क्योंकि पॉइंट का अर्थ होता है बिंदु, तो M बिंदु पर और N बिंदु पर जो एकाधिकारी है वह सामान्य लाभ की स्थिति में है, क्योंकि वहां पर TR इज इक्वल टू TC है। और सबसे लाभ की स्थिति में यहां पर कहां पर है वो, जब वह Q1 क्वांटिटी बेचता है, ठीक है, उसमें वो लाभ की स्थिति में R से लेकर P तक है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ये लेक्चर था, ये था कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पादन संतुलन अल्पकाल में कुल आय और कुल लागत वक्र विधि के द्वारा कैसे निर्धारित होता है। तो इसको मैंने आपको विभिन्न उदाहरण देकर रेखा चित्र अलग अलग बनाकर समझाया। यदि आप इसको एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आपने क्या देखना है कि लाभ और लागत का अंतर देखना है केवल कर्व को देखकर, क्योंकि ये वक्र विधि है। तो यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि आपने कितनी वस्तु बेची, गुणा का भाग कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल आपने इस रेखा चित्र के द्वारा देखना है। तो आ गया ये वाला और ये वाला क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर TR और TC बराबर होती है। ऐसी स्थिति में एक अधिकारी को सामान्य लाभ होता है, अर्थात ना उसको घाटा होता है ना लाभ प्राप्त होता है, कि 17 रुपए में वस्तु बेची गई और 17 रुपये में बनाई ही गई, तो दोनों हो गया बराबर। ओके जी, और 17 में 17 गया 0। ठीक है, नो लॉस और नो प्रॉफिट, ऐसी स्थिति कहलाती है। और जहां पर सबसे ज्यादा अंतर होगा वहां पर वो सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में होगा। तो जहां पर लाभ की स्थिति में होगा, यहाँ पर R से लेकर P पर, तो वह इतनी क्वांटिटी बेचेगा और इधर की तरफ उतना प्राइस क्या करेगा, वो मार्केट के अंदर डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पे देखा जाता है कि लाभ कब उसको ज्यादा होगा, कहां पर उसको हानि होगी, ठीक है, कहां पर उसको सामान्य लाभ होगा। तो यहाँ पे बता दिया सामान्य लाभ, यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ, ठीक है, और इससे नीचे आता है तो घाटा, क्योंकि TR नीचे गिर गई, ठीक है, और TC लागत चली गई ऊपर, तो ये घाटे की स्थिति को दर्शाएगी। ओके, तो इस प्रकार से ये था हमारा एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण।